प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुलोचना सोनी राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ सह आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ एवं आप सभी हिंदी के विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन हिंदी शिक्षण में आप सभी का सहयोग प्रदान करूँगी। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं द्वितीय वर्ष के प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर के विषय में जानकारी प्रदान करूं, उससे पहले मैं हिंदी के साहित्य के इतिहास के विषय में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। प्रथम वर्ष में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी प्राप्त की थी। हमने उसमें पढ़ा था कि आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास को आचार्य शुक्ल ने 4 कालों में व्यक्त किया था, जिसको सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। वो 4 काल आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल व गद्यकाल थे। प्रथम 2 कालों का अध्ययन हमने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार प्रथम वर्ष में कर लिया था। रीतिकाल का अध्ययन हम द्वितीय वर्ष में करेंगे और आधुनिक काल का अध्ययन हम तृतीय वर्ष में करेंगे। आदिकाल और भक्तिकाल 1050 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक रहे। हमने भक्ति काल का जब इतिहास पढ़ा था तो हमने उसमें देखा कि भक्ति की 2 मुख्य धाराएं थी, निर्गुण और सगुण प्रचलित थी। निर्गुण की भी 2 ही धाराएं थी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। इसी तरह सगुण की भी 2 धाराएं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा प्रचलित थी। इन भक्ति की धाराओं से धीरे धीरे वो रूढ़ होती गई। भक्ति नाम मात्र की रह गई और राधा कृष्ण के नाम के बहाने राधा कृष्ण सहायक केवल साधारण नायक नायिका बन गए और नाम मात्र के प्रभु रह गए। इनके माध्यम से श्रृंगार का साहित्य लिखना आरंभ हो गया। तो रीतिकाल लगभग 1700 ईस्वी के आसपास आरंभ हो गया था। उसके पश्चात आधुनिक काल था, लेकिन हम द्वितीय वर्ष में रीतिकाल के विषय में ही जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, क्योंकि रीतिकाल की कालावधि में ही भक्ति आदि समस्त मान्य प्रवृत्तियाँ पीछे रह गईं। यदि कहीं भक्ति भाव दिखाई देता तो विशुद्ध श्रृंगारिकता से संपृक्त होकर दिखाई देता और मांसलता से बोझित होकर दिखाई देने लगा। तो रीतिकाल के समय निर्धारण में तो कोई विशेष विवाद नहीं दिखाई देता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रीति काव्य को ही स्वीकार कर लिया गया, लेकिन रीतिकाल के नामकरण के विषय में काफ़ी विवाद दिखाई देता है। नामकरण, रीतिकाल का जो नामकरण है उसमें यद्यपि श्रृंगार महत्वपूर्ण रहा है, फिर भी 4 नाम रीतिकाल के विषय में दिए गए हैं। हम इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार करते हैं। रीतिकाल का नामकरण साहित्य के इतिहास काल विभाजन कर्ता, पद्धति
और विषय की दृष्टि से किया जाता है। कभी कभी नामकरण के किसी दृढ़ आधार के उपलब्ध न होने पर उस काल के किसी अत्यंत प्रभावशाली साहित्यकार के नाम पर ही उस काल का नामकरण कर दिया जाता है, जैसे आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग आदि। कभी कभी साहित्य सृजन की शैलियों के आधार पर काल विभाजन कर दिया जाता है, जैसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, इस तरह से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को ऋतिकाल नाम दिया। उसके बाद इस काल का नाम श्रृंगार काल रखने का सुझाव भी दिया गया। इसके पीछे तर्क यह है कि इस काल के साहित्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है और श्रृंगार काल नाम रखने से घनानंद, बोधा, आलम जैसे स्वच्छंद कवि भी इसकी परिधि में शामिल हो जाते हैं। रीतिकाल में श्रृंगार की प्रधानता जरूर थी, किंतु श्रृंगार के साथ वीर रस और नीति की रचनाएं भी इस काल में रची गई। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के 7वें भाग में इस काल के वीर रस के 188 कवियों का परिचय दिया गया है। फिर भी हिंदी साहित्य के आदिकाल में श्रृंगार तथा वीर रस की ऐसी प्रधानता दिखाई देती है। श्रृंगार इस युग के काव्य का मुख्य विषय है, किंतु ऐसी मुख्य प्रवृत्ति नहीं है जो इस काल के साहित्य को, इतिहास को अन्य कालों से भिन्न बताती हो। अतः उसी के आधार पर इसका नामकरण उचित है। अतः रीति काल के नामकरण की समस्या और समाधान के लिए हम निम्न प्रकार से विवेचना को देख सकते हैं। पहला नाम इसका आता है अलंकृत काल। रीतिकाल के नामकरण की समस्या को सुलझाने का काम सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का विवेचन करते समय इसे अलंकार काल की संज्ञा दी थी, जबकि वे स्वयं रीतिकाल कवियों के ग्रंथों को रीति ग्रंथ और उसके विवेचन को रीति कथन कह चुके हैं। फिर भी अपने विभाजन का आधार रीति को उन्होंने क्यों नहीं बनाया और इसे अलंकृत काल कह डाला। इससे तो ऐसा लगता है कि रीति काल की चमत्कारी प्रवृत्ति ने इन्हें रीति से अधिक आकर्षित किया है, किंतु अलंकृति या चमत्कृति इस काल की विशेषता नहीं है। इस नाम को जान लेने पर नामकरण की समस्या का हल नहीं होता, क्योंकि अलंकार काल कहने से इस युग की केवल एक प्रवृत्ति पर ही जोर दिया जा सकता है और वे प्रवृत्तियाँ छूट जाती हैं जो भावगत हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रीति काल में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही प्रबल थे। जहाँ इन कवियों ने अपनी चमत्कारी प्रवृत्ति को सप्रयास प्रस्तुत किया है, वहीं वे कवि अपनी भाव विवलता को भी रोक नहीं पाए हैं। ऐसी स्थिति में इस काल को अलंकार काल कहना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। इसका दूसरा भी नाम दिया है इन्होंने श्रृंगार काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी रीतिकाल को स्वीकार न करके इसे नया नाम दे डाला। उन्होंने इस युग की श्रृंगार प्रमुखता को देखकर इसे श्रृंगार काल की संज्ञा से अभिहित किया है। इस संबंध में डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का कथन उपयुक्त है। क्या रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार रस के समूचे अंगों का सम्यक विवेचन नहीं किया है और फिर श्रृंगार रस के प्रति स्थायी भाव तथा उसके आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव और संचारियों का विशुद्ध निरूपण उनके साहित्य में कहाँ तक बन पड़ा है? समस्त रीतिकालीन कवियों के विहंगम अवलोकन के पश्चात कहा जा सकता है, तत्कालीन कृतियों में ऐसी परिपाटी नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि शुद्ध श्रृंगार रस न होकर श्रृंगाराभास हो। इस काल में श्रृंगार की प्रधानता सर्व निश्चित है, परंतु स्वतंत्र नहीं है। वह स्वतंत्र रीति पर आश्रित है
उक्त कथन से स्पष्ट है कि श्रृंगार रस की प्रधानता होते हुए भी इसे श्रृंगार काल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल की प्रत्येक प्रवृत्ति से पोषित है और फिर इस काल की अन्य विशेषताएं जैसे कला पक्ष आदि छूट जाता है। अतः रीति काल के नामकरण की समस्या का समाधान किसी अन्य नाम से नहीं और रीति काल नाम कहकर ही किया जा सकता है। कलाकाल, जहाँ अन्य साहित्यकारों ने इसे रीतिकाल, अलंकार काल तथा श्रृंगार काल कहा है, वहीं डॉक्टर रसाल रीतिकाल को कला काल कहते नहीं थकते। उनका कथन है कि इस युग में कला पक्ष की प्राधान्यता है, इसलिए इसे कला काल कहना सर्व उपयुक्त है। किंतु उनकी यह धारणा पूरी तरह भ्रामक है। रीतिकाल साहित्य के भाव पक्ष और कला पक्ष परस्पर इस प्रकार संयुक्त है कि इसमें विभाजन रेखा खींचना कठिन है और फिर इस काल के साहित्य में हृदय पक्ष का उद्घाटन भी अत्यंत अनुपम है। इसलिए मिश्र बंधु ने कहा है, वाणी के विस्तार की ये सीमा ये ही जानते थे, भावों का कोश वाणी के प्रत्ययों द्वारा उद्घाटन करने की शक्ति इन्हीं में है। मिश्र बंधुओं के उक्त कथन से स्पष्ट है कि रीतिकालीन कवियों का भावोत्कर्ष भी उतना ही सबल है जितना कला पक्ष। अतः स्पष्ट है डॉक्टर रसाल द्वारा दिया गया कलाकाल नाम देने से इस युग का भाव पक्ष स्पष्ट नहीं होता, इसलिए इसे रीतिकाल कहना ही उचित तथा आवश्यक प्रतीत होता है। अब हम चौथा नाम रीतिकाल। रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है। अन्य नामकरण भी किए गए किंतु उसका अनुसरण नहीं किया गया। आज हिंदी के सभी विद्वान एवं आलोचक मध्यकाल को रीतिकाल कहकर पुकारते हैं। कुछ विद्वानों ने इस नामकरण पर भी आरोप लगाया है। वो कहा है कि इस काल में रीति मुक्त और रीतिबद्ध दोनों ही प्रकार के कवि हुए हैं, इसलिए इसका यह नाम उपयुक्त नहीं है। श्रृंगार काल पर अधिक जोर दिया गया है क्योंकि इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसके समाधान के लिए शुक्ल जी स्वयं कह चुके हैं, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दोनों रसों की कविता इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार रस की रही है, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। शुक्ल जी ने उक्त कथन में कोई शब्द प्रयोग साभिप्राय किया है, अतः स्पष्ट है ये श्रृंगार काल नाम को स्वीकार नहीं करते। इस दृष्टि से इस काल को रीतिकाल ही कहना उचित है, क्योंकि उनकी दृष्टि में प्रस्तुत काल में रीति की प्रवृत्ति की ही प्रधानता है। शुक्ल जी के उक्त कथन को देखकर यह कहना उचित नहीं है कि वे अपने द्वारा किए गए काल विभाजन से असंतुष्ट थे। यह तो मंतव्य को न समझने की भूल है। ये कहा जा चुका है कि रीतिकाल नाम देने से रीति मुक्त कवि घनानंद, बोधा और आनंद जैसे कवियों की किसी तरह उपेक्षा नहीं होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि रीतिकाल नाम बड़ा विवादास्पद रहा है। बहुत सारे नाम इसके दिए गए हैं, लेकिन ये जो 4 नाम है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम थे, लेकिन इनको भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम मानते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा सुझाया गया रीतिकाल नाम ही सर्वसम्मति से माना गया है। इस तरह से रीतिकाल का नामकरण रहा है। विद्यार्थियों, आज हमने रीतिकाल का नामकरण पढ़ा है। कल हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि रीतिकाल राजाओं का समय रहा है, दरबारी कवि रहे हैं। उन्होंने कौन कौन सी मुख्य मुख्य विचारधाराओं को लेकर अपने साहित्य की कविताओं की रचना की है, ये हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों में जानेंगे, प्रवृत्तियों में देखेंगे। तब हमें रीतिकाल की वास्तविक स्थिति का पता लग जाएगा।